आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, ये डायमंड की आवाज नहीं है। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव का दिया और मुझे एक ऐसे कर्म करने के लिए निमित्त कर दिया। कुछ सोच करके उन्होंने मुझे मानव रूप में जन्म दिया था, जो आज लगता है उस मुकाम पे आ गए हैं। ईश्वर का सोचा हुआ कहीं न कहीं कुछ जरूर था, जिसकी वजह से ये मुकाम हासिल हुआ। दोस्तों, मैं चाहता हूं परमपिता परमेश्वर के लिए अभी तक की आप सभी लोग जोरदार ताली बजा दें, सभी लोग जोरदार ताली बजा दें दोस्तों, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर एक सत्ता नहीं हो सकता है। तो मेरी क्या औकात है कि मैं इस लेवल तक आ सकता था। दोस्तों, दूसरा, मैं अपने माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और एक ऐसा संस्कार दिया कि जिंदगी में ईमानदारी से काम करके दाल रोटी खाना, किसी का बेईमानी मत करना। दोस्तों, वो संस्कार दिया और उसी संस्कार की वजह से लगता है आज मैं यहाँ पे फल फूल पाया। दोस्तों, मैं अपने माता पिता के लिए अभी तक की जोरदार ताली दोस्तों, अभी तक की जोरदार ताली दोस्तों। तीसरा, हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे महागुरु जी, जो आज उंगली पकड़ करके हमारे सिकंदर सर, ज्योति सर, रवि सर का भी गाइडलाइन फोन के द्वारा होते रहता था। जब कभी वो कुछ सुन जाते थे तो हमको कॉल करते थे, सुमन जी आप एक ऐसा काम कर रहे हैं, इतना बिजी शेड्यूल में रह करके भी, इतना व्यस्त शेड्यूल में रह करके भी इमरजेंसी ड्यूटी करते हुए आप सेफ शॉप में काम कर रहे हैं। आप एक उदाहरण के रूप में हैं। यदि किसी प्रकार का कष्ट हो तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि आपका उदाहरण हम पूरे रॉयल डायमंड टीम को देते हैं कि एक इमरजेंसी ड्यूटी करने वाला व्यक्ति भी आज सेफ शॉप में काम कर रहा है। दोस्तों, ज्योति सर, जब भी कुछ प्रॉब्लम होता था हम सर को बोलते थे, ज्यादा कुछ बात नहीं हो पाती थी हमारी, लेकिन कभी कभी सर कॉल कर देते थे, सुमन जी और क्या बात है, कुछ लेवल रेकर नहीं हो रहा, क्या बात है, कुछ काम करना बंद कर दिए क्या? बोलते सर थोड़ा सा समय का अभाव चल रहा है, क्या करें, बीच में 2 साल कोविड आ गया और 2 साल कहीं नहीं जा पाए हम। दोस्तों, लेकिन ढाढ़स हौसला देते रहे, किसी प्रकार का दिक्कत होगा सुमन जी हम खड़ा हैं, आपको डिगने नहीं देंगे, आपको हम गिरने नहीं देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। बाकी सिकंदर सर तो आपका सारा काम कर ही रहे हैं। और आज हमारे सिकंदर सर, मैं काम करने के मूड में कभी नहीं रहता था, उनसे हमारी ऐसी खटपट होती रहती थी जो हम बता नहीं पाएंगे। दोस्तों, मैं जब भी किसी तरह का ऑफिशियल प्रॉब्लम होता था और उसी भी जब सर पहुंच जाते थे, एक तो ऑफिस का टेंशन सर ऊपर से आ जाते थे। अब ऑफिस का जो प्रेशर था सर के ऊपर बरस जाते थे। सर बहुत इतने सहनशील हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकेंगे। आधा 1 घंटा के बाद वो फिर हमको कॉल करते थे, सुमन जी गुस्सा कुछ ठंडा हुआ कि नहीं हुआ, आपका कुछ बात करें क्या? ऐसे हमारे ग्रेट मेंटर हैं, ऐसे हमारे सिंह। मैं चाहता हूँ सिकंदर सर के लिए जोरदार ताली दोस्तों, क्योंकि जब भी किसी प्रकार का परेशानी होता था टीम में, हमको जब बोलते थे
आपको भी साथ में चलना होगा। हम बोलते थे हम नहीं जा पाएंगे, हमारा तो ड्यूटी है, जाकर के आप संभालिए। दोस्तों, उनसे एक कमिटमेंट मैंने किया था, इस बिजनेस में यदि आप मुझे ला रहे हैं तो मुझे वचन दीजिए आप कि आप जो कुछ भी कहेंगे समय को देखते हुए हम कर लेंगे, अदरवाइज हमसे नहीं हो पाएगा। यदि आप मुझे बना सकते हैं तो हम ट्रेनिंग मीटिंग में आएंगे, अदरवाइज हम नहीं आएंगे दोस्तों। और उन्होंने कमिटमेंट किया और उन्होंने आज तक निभाया दोस्तों। और डायमंड बनाने का सारा श्रेय मैं सिकंदर सर को देता हूं दोस्तों। लेकिन आज ये डायमंड सेलिब्रेशन का जो ताज मुझे मिल रहा है दोस्तों, ये प्यारी सी टीम की वजह से मिल रहा है दोस्तों। मैं चाहता हूं प्यारी सी टीम के लिए अभी तक की जोरदार ताली दोस्तों, अभी तक की जोरदार ताली दोस्तों। क्योंकि मैं कभी टीम में जाता नहीं था, सारा काम टीम सिकंदर सर और आपके सानो सर, कुंदन सर, सर्वेश सर, जितने भी टॉप लीडर हैं आपके बीच में, वो लोग अपना देखते रहे। सर्वेश सर वगैरह नौकरी करते हुए भी थोड़ा थोड़ा टीम को गाइड करते रहे और इस बिजनेस में यहाँ तक मुझे लाके खड़ा कर दिया दोस्तों। जब ये ताजपोशी का डेट फाइनल हुआ तो मेरे मन में एक बात चलने लगा दोस्तों कि ये जो ताज है मेरे ऊपर सबसे बहुत बड़ा भार होने वाला है एक दिन, और इस भार को मैं संभालूंगा तो कैसे संभालूंगा। मैं किन तब तक विमूढ़ था, मैं सोच रहा था इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे ले पाऊंगा। यदि मैं ये ताज पहन लिया तो इस ताज का लाज मुझे रखना पड़ेगा और जिम्मेदारी मेरे कंधे पर दी जाएगी दोस्तों। और मैं इस कंधे पे जिम्मेदारी को मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं संभाल पाऊं ये मुझे पता नहीं था। हर लोग जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, पैसा सब कमाना चाहते हैं, मान सम्मान सब कमाना चाहते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है तो लोग दोनों हाथ खड़ा कर देते हैं। क्योंकि मैंने भी खड़ा किया था कि जिम्मेदारी हमसे संभलने वाला नहीं है, यदि संभाल सकते हैं तो आप मुझे बना दीजिए, अदरवाइज मुझे छोड़ दीजिए। मैं 20 उंगली से प्रार्थना करता हूं। और ये ताज भी मैं नहीं लेना चाहता था दोस्तों, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसकी वजह से मुझे नौकरी को छोड़ना पड़ गया दोस्तों, क्योंकि यदि मैं नौकरी करूंगा तो जो मेरे ऊपर ये ताज का जिम्मेदारी दिया गया मैं उसका निर्वहन कैसे करूंगा। कल मैं ये कैसे कहूंगा कि आपके साथ हम ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं जाएंगे, आपका ट्रेनिंग मीटिंग होने वाला है और हम ड्यूटी जाएंगे, ये कैसे मैं कह सकूंगा दोस्तों, ये मैं कैसे कह सकूंगा। जिसकी वजह से मैंने कहा नौकरी को बाय बाय टाटा करूंगा, क्योंकि ये ताज मेरे ऊपर आने वाला है और इसका जिम्मेदारी मुझे उठाना ही पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं अभी तक की एक जोरदार ताली प्यारी सी टीम के लिए, क्योंकि वो यदि साथ देंगे तो सारे लोगों को चूर चूर करके मैं आज वचन देता हूं कि सारे लोग जो जिम्मेदारी लेकर इस काम को करेंगे, मैं उसके साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा और उसको भी एक दिन ये ताज का यहाँ पे ताजपोशी होगा दोस्तों, महागुरु जी के द्वारा, महागुरु जी के द्वारा ताजपोशी होगा दोस्तों। जिंदगी में लोग 10 से 12 घंटा काम करने के लिए, 10 से 15 हजार रुपया कमाने के लिए 12 से 14 घंटा का ड्यूटी करते रहता है और वो जीवन प्रयत्न करता है जब तक कि वो व्यक्ति दुनिया से नहीं चला जाता है, शरीर उसका या तो थक नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बताया जाता है कि 5 साल यदि आपने मेहनत कर लिया तो 7 पीढ़ी को आपने सुरक्षित कर लिया दोस्तों, 7 पीढ़ी को सुरक्षित कर लिया। मुझे इस बिजनेस में कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे एक चीज दिखा था कि यदि मैडम बोली यदि 3 व्यक्ति को आप ज्वाइन करा देते हैं तो 4,3500 रुपया का तो इनकम आते रहेगा ना। हम बोले तुम समझा नहीं अभी तक इसको, ये एक बार मिल जाएगा, लगातार नहीं मिलेगा। बोले वो 3 आदमी जब काम करेगा तो कुछ तो मिलेगा। बोले हाँ तब कुछ मिलेगा। तो बोले इतना आप रात का ड्यूटी करते हैं, दिन में अस्पताल में, गांव से
कहीं न कहीं लोग आते ही रहते हैं, तो आप उसके लिए भी जब दिन रात ऐसा काम करते हैं तो उसी में से 2-4 व्यक्ति को और इसके बारे में बताते रहिएगा, तो काम तो कुछ ना कुछ बढ़ ही जाएगा। वो मुझे ऐसा सलाह देते रहते थे दोस्तों। लेकिन कहा जाता है जब ट्रेनिंग मीटिंग की बारी आती है ना, तो लोग कन्नी काटना शुरू कर देते हैं। सीखने की जब बारी आती है तो लोग सीखने में भागने का कोशिश करते हैं और भाग जाते हैं। यदि हम सीख जाएंगे तो हमसे ये काम करवाएगा, इसलिए जान करके भी लोग सीखना नहीं चाहते हैं। और कहा जाता है दुनिया में यदि आपको सफल होना है, यदि आपको इतिहास रचना है, वंश खानदान का भी आपको इतिहास रचना है, 7 पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, तो यहाँ पे सीखना पड़ेगा। चाहे आप यहाँ सीख लो या दुनिया के किसी सेक्टर में 10 से 15 हजार कमाने के लिए आपको भी सीखना पड़ेगा, दोस्तों ये सीखना पड़ेगा। क्योंकि बिना सीखे आपको अठन्नी देने वाला कोई नहीं है। भीख भी मांगने के लिए सीखना पड़ता है, तभी जाकर के उसको लोग भीख देता है, अन्यथा उसे भीख भी नहीं देता है दोस्तों। एक भिखारी को भी सीखना पड़ता है। और यहाँ पे 2 लाख सत्ते की बात है दोस्तों, ये छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन आज सेठ शॉप में मैंने देखा यहाँ पे बकरी चराने वाला व्यक्ति, चिमनी भट्ठा पे ईटा ढोने वाला व्यक्ति, 72 साल की बुढ़िया घास काट करके बेचने वाला व्यक्ति, जब इस बिजनेस में सफल हो सकता है, साला उससे भी हम गए गुजरे हैं क्या? जब उसका ट्रेनिंग मीटिंग देखते थे, वीडियो देखते थे, अंदर से खून खौलता था, साला इससे तो मरे हुए हम नहीं हैं, इससे तो हम गधा नहीं है, इससे तो हम बेवकूफ नहीं है, इससे तो हम जाहिल नहीं है, इससे तो हम गवार नहीं है, कहीं कहीं से बढ़िया है, अच्छे प्रोफाइल में है, माँ बाप का अच्छा संस्कार मिला है, मैं नौकरी कर रहा हूं, फिर मुझसे ये काम क्यों नहीं हो सकता है? उसी बीच में सर का ट्रेनिंग मीटिंग हो जाता था, और जब ट्रेनिंग मीटिंग होता था तो हम नौकरी को रात में करते थे, ट्रेनिंग मीटिंग हम दिन में लेकर के लेने के लिए जाया करते थे दोस्तों। मुझे यही बात लगता था, यदि मैं आज का ट्रेनिंग छोड़ दूंगा तो कहीं न कहीं मैं कुछ भूल जाऊंगा, और जब मैं भूल जाऊंगा तो बीच में ही झूलते रह जाऊंगा, पेंडुलम की तरह झूलते चला जाऊंगा। इसलिए ट्रेनिंग मीटिंग से मैंने कट नहीं मारा दोस्तों, ट्रेनिंग मीटिंग को मैंने प्राथमिकता दिया, सेल्स शॉप के ट्रेनिंग मीटिंग को मैंने प्राथमिकता दिया, नौकरी को मैंने सेकेंडरी दिया दोस्तों, नौकरी को मैंने सेकेंडरी दिया, जिसकी वजह से आज इस बिजनेस में 1 सप्ताह की इनकम की बात किया जाए तो 3,54,000 इनेबल है, 3,54,000, जो मैं जीवन में 3,54,000 एक महीने का इनकम रिटायर होने तक में भी नौकरी से नहीं ले सकेगा दोस्तों। ये दिमाग में हमको घूमते रहता था, दिमाग में ये बात मुझे चलते रहता था। लेकिन कहा जाता है कि समय से पहले कुछ नहीं होता। सोचा था बहुत जल्दी डायमंड बन के इस बिजनेस से रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मुझे बहुत ज्यादा वक्त लग गया दोस्तों, क्योंकि बीच में 2020 में कोविड आ गया और 2021 में भी कोविड आ गया, सबको पता है ना कोरोना का नाम। और उसमें मैं जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा था दोस्तों, क्योंकि जो व्यक्ति कोरोना से मर जाता था उसका बाप, बेटा, पत्नी, पति कोई नहीं उसको छूता था। लेकिन हम मेडिकल कर्मचारी थे, हमको उसका हार्ट का जांच करना पड़ता था कि वो व्यक्ति सही में मरा है कि जिंदा है। जब तक वो करते नहीं थे और उसको कर करके डॉक्टर को जब देने जाते थे वो छूटा नहीं था, उसको कहता था वहीं से आप हमको दिखा दीजिए स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, लाइन सीधा है तो राम नाम सत्य हो गया है, यदि कुछ है तो उसका इलाज किया जाएगा दोस्तों। वो छूटा डॉक्टर तक नहीं था, उस रिपोर्ट तक को नहीं छूटा दोस्तों। लेकिन मुझे विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं सेल्स शॉप पे काम कर रहा था और मुझे इस बात का विश्वास था कि मेरे साथ इतनी बड़ी लोगों की टीम है, इतने लोगों के परिवार की जिंदगी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, भगवान तो मुझे जल्दी नहीं लेके जाएगा इस कोविड में, कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी भगवान ने मेरे ऊपर दिया है, जिसका कि निर्वाहन मुझसे वो करवाएंगे।
और इसके लिए आने वाला समय में मुझे नौकरी भी छोड़ना पड़ा। इस बात का मुझे विश्वास था और आज मैंने दोस्तों नौकरी छोड़ दिया है दोस्तों, छोड़ दिया है दोस्तों। लेकिन आज भी डॉक्टर साहब साक्षी हैं। परसों हम जा रहे थे इनके साथ में लगोसिया और 1 लाख रुपया का महीने का पैकेज आया और कहा सुमन जी अब तो नौकरी यहाँ छोड़ दिए, कम से कम हमारा क्लिनिक एक बार देख लीजिए। एक डॉक्टर है हमारे यहाँ MD रेडियो, आप उसको थोड़ा सा 2-3 महीनों सिखा दीजिए, ट्रेन कर दीजिए, जो पैसा मांगेगा हम दे देंगे। दोस्तों मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है और हम किसी को अब सिखाने के काबिल भी नहीं हो। जिनको सिखाऊंगा वो अपने लिए काम कमाएंगे, लेकिन अभी मैं टीम को सिखा दिया तो 2 लाख उसके घर में भी जाएगा और मेरे भी घर में आएगा। अब हम टीम के लिए काम करेंगे, टीम के लिए काम करेंगे, क्योंकि जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा अब सारी जिम्मेवारी है उसको भी यहाँ तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। बस कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है दोस्तों, कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है। आज इसी बिजनेस की वजह से जीवन में मैंने यदि बचपन से कहा जाए तो मेरे पिताजी आज बैठे हुए हैं, माँ मेरी बैठी हुई है, मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं। बड़े भाई तो दुनिया में नहीं है दोस्तों, लेकिन आज उन्होंने दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे और मेरे सब परिवार को दाल रोटी का साधन, सिरिंज और दवाई का नॉलेज दे करके चले गए, डिग्री तक करवा दिए दोस्तों। कि आज हम रहूं और उनका कहना था हम रहे ना रहे तुम दाल रोटी के लिए कहीं नहीं तरसोगे। और मेरी भाभी को भी बोलते थे इस कुछ सीख लो, इस बंदा का कोई ठिकाना नहीं है, ये बंदा जो है कब उड़ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। और वो जाते जाते मेरी बड़ी भाभी को भी सारा दवाई का नॉलेज, सिरिंज का नॉलेज सिखा करके दिए। आज वो स्टैंड होकर के अपने परिवार को और यहाँ तक कि सबको समय समय पर देखने का काम करती है दोस्तों। मैं चाहता हूँ हमारे भाई, बड़े भाई तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके लिए भी एक श्रद्धांजलि के रूप में मैं चाहूंगा उनके लिए भी एक जोरदार ताली बजा दें, क्योंकि आज उनकी आत्मा कहीं भी होगी तो सोचेगा मेरा भाई को जिसको मैंने कुछ दिया मेरे नहीं रहने के बावजूद भी वो मेरा आज तक नाम ले रहा है दोस्तों। दुनिया में किसी का कोई नहीं नाम लेता, दुनिया में निहित स्वार्थ के लोग अपनी पत्नी को भी छोड़ देता है दोस्तों, लेकिन आज वो सारे लोग आज उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया, जहां भी उनको जरूरत पड़ी, जहां भी जैसे भी जरूरत पड़ी उन्होंने मुझे संभालने का काम किया, टेक्निकल नॉलेज देते चला गया। आयुर्वेद से फार्मासिस्ट भी करवाए उन्होंने, पैथोलॉजी का काम सिखवाए उन्होंने, जहां तक उनको नॉलेज था देने का काम किया दोस्तों। ये सारा श्रेय उनको ही जाता। मेरे बाबूजी भी है, जब मुझे नौकरी नहीं मिला था तो बोलते थे कि तुम सब भाग पढ़ के क्या कर रहे हो। मैंने कहा एक दिन समय आएगा कि नौकरी का मैं लाइन लगा दूंगा पिता, आपको सोचने की जरूरत नहीं। तुम सब भाग पढ़ करके क्या कर रहे हो, सारा नौकरी का पैसा सब तुम लोगों में लुटा दिए। मैं एक कट्टा जमीन तक नहीं खरीदा, आज तक मैं साइकिल से जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल का सपनों भी तक मैं नहीं देखा। तुम लोगों के, तुम सब भाई बहन को पढ़ाने लिखोने के कारण आज मैं घर भी नहीं बना पाया और तुम लोग कुछ नहीं कर पाया अभी तक। समाज का लोग मुझे क्या सोचेगा, क्या कहेगा, जबकि ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ। 8वीं मैंने किसी का बेईमानी नहीं किया। मेरे पिताजी बिजली विभाग में नौकरी करते थे और इनके साथ में नौकरी करने वाला बहुत लोग ऐसे थे जो कि 200-400 रुपया धान गेहूं सब भी वो लोग समय समय पर घर लाया करते थे, लेकिन मेरे पिताजी 8 आना उसमें से
घूस का पैसा एक भी आज तक नहीं लिए। मैं चाहता हूं मेरे पिताजी के लिए फिर से एक बार जोरदार ताली। मैंने कहा पिताजी नौकरी का मैं लाइन लगा दूंगा, और हमारे आज हरी सर यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ बचपन से उन्होंने पढ़ाया क्लास 8 तक। मैं चाहता हूँ हरी सर के लिए एक जोरदार ताली दोस्तों, एक जोरदार ताली दोस्तों। आज वो गुरुजी संजोग से इस जगह पर आए हुए हैं। एक बार सर थोड़ा आप खड़े हो जाएंगे, जहां भी होंगे आप खड़े हो जाएंगे, लोग एक बार आपको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा यही उनके टीचर हैं। मैं चाहता हूं हरी सर जहां भी है एक बार खड़े हो जाए। यही वो सर हैं जिन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाए और एक अच्छा संस्कार दिए। थैंक यू सर के लिए जोरदार ताली दोस्तों। और समय समय पर बाद में भी उन्होंने मैट्रिक तक अच्छा गाइडलाइन करने का काम किए। और समाज में हमारे समिति साहब हैं मनोज कुमार जी, और हमारे अनिल कुमार शर्मा जी हैं, जो हमको सामाजिक रूप से जब समाज में कुछ नहीं करता था, सिर्फ समाज के लोगों का सिर्फ सेवा देने का काम करता था, बोलते थे अरे तुम बेवकूफ है, सर को अस्पताल दौड़ रहा, ये कर रहा वो कर रहा, तुमको क्या मिलता है। बोलते थे अब क्या करें चाचा, बोलिए आप ही। बोले कुछ ऐसा काम कर लो जो कि कुछ तुम्हारा भी इनकम बने। मैं चाहता हूं उनके लिए एक जोरदार ताली दोस्तों। और मैंने समिति साहब के दरवाजा पर कॉन्वेंट खोल दिया दोस्तों। लेकिन पता है कॉन्वेंट खोलने में क्या होता है, जितना टीचर रखिएगा पहले उसको पेमेंट दीजिएगा, उसके बाद जो बचेगा तब आपका होता है। यस और नो दोस्तों, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर जाकर के मैंने कुछ तैयारी करना शुरू कर दिया। मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया। उसी समय रोजगार गारंटी योजना का एक फॉर्म आया था बिहार सरकार से, मैंने उसको फॉर्म भरा और मनरेगा में मेरा ज्वाइनिंग दोस्तों हो गया। पंचायत रोजगार सेवक के पद पे मैं वो भी नौकरी करना नहीं चाहता दोस्तों। 3000 की नौकरी मैं नहीं करना चाहता। पिताजी का कहना हुआ नहीं वो नौकरी कर लेना है, क्योंकि सरकारी का ठप्पा लग जाएगा तो समाज में मान सम्मान मिल जाएगा। ये सुन लो, उनको खुशी हो गया कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी हो गया। मैंने उनके बात पे ज्वाइन कर लिया और कहा मैंने पिताजी हमसे वो घूस घसेरी वाला काम होगा नहीं, और उस वाली घूस घसेरी वाला काम करेंगे नहीं, उसमें पैसा बचेगा नहीं। तो आपका जो पेंशन है उस पेंशन से हमारे बच्चे को भी खिलाना होगा और हमको भी खिलाना होगा। बोले कोई बात नहीं हम खिलाएंगे, लेकिन तुम नौकरी पहले जाके ज्वाइन करो। दोस्तों मैंने नौकरी भी ज्वाइन किया, लेकिन कुछ दिन के बाद मैं नौकरी को छोड़ दिया और पिताजी को बोला ये नौकरी चलने वाला हमसे नहीं है, उसको भी छोड़ दिया। मैं अल्ट्रासोनोग्राफी करने लगा दोस्तों। अच्छा खासा इनकम था, जिंदगी मजे से चल रही थी, कहीं किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं था। उसी बीच में बिहार सरकार का ईसीजी का वैकेंसी आया और मेडिकल कॉलेज में 3 सीट मात्र था दोस्तों, और सैकड़ों स्टूडेंट आए हुए थे। लेकिन जब मैंने लोगों का डिग्री देखा तो मेरा तो होश ही उड़ गया, क्योंकि हमसे सभी लोगों को ज्यादा नंबर था। और मैं बिहार सरकार से ईसीजी का कोर्स किया हुआ था, तो मेरे पास तो 58% नंबर था। किसी के पास 85, किसी के पास 95, किसी के पास 77, ऐसा ही 70% से ऊपर था। लेकिन एक विश्वास था मेरे अपने नॉलेज पे दोस्तों। मुझे अपने नॉलेज पे विश्वास था कि इंटरव्यू में तो हम मात दे सकते हैं, यदि इंटरव्यू हो गया तो मेरा भी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्त ऐसा ही हुआ, सिलेक्शन तो हो गया, रिजल्ट भी आ गया। बाबूजी को हम बता दिए बाबूजी मेडिकल कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन 17,000 ही हमको मिलेगा। बोले बहुत बढ़िया है, तुम्हारे डिपार्टमेंट का चीज है उसको कर लो, लेकिन मैं अल्ट्रासाउंड में 52,000, 55,000, 45,000, 60,000, 72,000 तक महीना कमाता था। 17,000 से क्या होने वाला था दोस्तों। जो लोग 50,000 रुपया खर्च कर रहा है, उस मेंटेनेंस में चल रहा है, वो 17,000 का नौकरी कभी करने आएगा क्या? करने आएगा क्या? करने आएगा क्या? लेकिन परमपिता परमेश्वर को कुछ और ही मंजूर था। मैंने अपने बाबूजी का बात नहीं काटा और मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के 17 महीनों बाद भगवान का भेजा हुआ दूत सिकंदर सर आए और शेर शॉप का प्लान दिखा दिए, क्योंकि मुझे शेर शॉप में डायमंड बनना था दोस्तों।
भगवान को वहीं तक रोकना नहीं था, मुझे सेट शॉप में डायमंड बनाने के लिए भगवान ने सिकंदर सर को एक दूत बना करके भेजा और प्लान दिखाया। लेकिन कहा जाता है भगवान अवसर तो सबको देता है, लेकिन उसको पहचान करके उसको स्वीकारता कितने लोग हैं। मैंने तो उसे नकार दिया, लेकिन मेरी मैडम ने उसे स्वीकार कर लिया। और दोस्तों, मेरे पास ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं था। मैडम बताई 17 महीनों का पैसा तो मिला जरूर था, लेकिन एक भी पैसा घर में नहीं था। मेरे पास 500 रुपया था और हम बोले अभी महीनों लगने में वक्त है, और इस पैसा से 10 रुपया टेम्पो से हम जाते हैं, हमारा 20 रुपया है। और 20 रुपया जो है ये हम रखते हैं भाड़ा के लिए। यदि एक सप्ताह अल्ट्रासाउंड हम करने कहीं जाएंगे तो 2-4 हजार होगा, लेकिन अभी तो हम संडे का समय का इंतजार हम कर रहे हैं। और उसी बीच में हमारे सिकंदर सर आ गए थे और मैडम ने उस पैसा को निकाल करके सर को दे दिया और फॉर्म मेरा वहां पे भर दिया। 350 रुपया फॉर्म भरने का चार्ज था दोस्तों। और मैंने सर को कहा कि सर 150 रुपया मुझे दे दीजिए। सर बोले दीदी तो फिर देना ही है, 150 रुपया उसमें रहने दीजिए। मैडम को बोले तुम हमको वहां कहां फंसा दिया, वो 150 रुपया लेके चला गया। अब हम ड्यूटी कैसे जाएंगे दोस्तों? मैडम बोली मेरे पास कुछ है, आपको दे देंगे 25-50 आने जाने का, लेकिन जो दे दिए सो जाने दीजिए, हो सकता है यहीं से कुछ बड़ा काम होने वाला है। धीरे धीरे ऐसा समय आया, फ्लॉप का कहानी चालू हो गया। सर आते गए, हम भागते गए। सर आते थे मेरे इसी रूम में, हम चले जाते थे एक्सरे रूम में बैठने के लिए। ये कह करके थोड़ा सा सर आ रहे हैं, आप बैठिए यहाँ पे। छोटा वाला फॉर्म था, सर देखते थे आधा घंटा 20 मिनट हो गया, आदमी भाग कहाँ गया। सर टेक्निक्स बोलते सुमन जी एगो पेशेंट आ गया, देखे इसी करने के लिए आपको खोज रहा है। तो बोले सर उसको रोकिएगा, हम आ रहे हैं। तो आदेश बोले कहाँ? बोला क्यों गया है, कागज बोला कि लेकर के आ रहे हैं। तब तक बस वही सेफ शॉप चालू हो जाता था दोस्तों। उसका प्लान, उसका ट्रेनिंग लिस्ट बनाना, ये सब जारी होने लगा। और बोले कि जो कुछ आप टीडी का पैसा था उसको दे देते तो आपके नीचे 3-4 गो ज्वाइनिंग होने वाला है, उसको लगवा देंगे तो बेहतर होगा। बोले हमसे पैसा है ही नहीं, देना है तो आप दे दीजिए। बोले ऐसा होता नहीं है। बोला आपका 7700 का तो चेक बना हुआ है। वो बोला क्या किए? बोले पैसा कहाँ है, उसमें से पैसा कुछ है, लेकिन आप जब पूरा दीजिएगा तभी तो हम 2-4 हजार दे सकते हैं। दोस्त 7882 रुपया का उस समय पैकेज था 2 कोट पैंट का। और जब 2 कोट पैंट को लेने के लिए मेरे पास 7800 रुपया नहीं था दोस्तों, लेकिन सिकंदर सर जिनके माध्यम से आए थे वो राजू जी, वहां पे राजू पासवान जी गार्ड थे हमारे ईसीजी रूम के आगे वो बैठते थे और वो हमको बराबर देखते रहते थे। और एक दिन ऐसा हुआ, उन्होंने समय ले लिया मुझसे, सर मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। बोले दे दीजिए, यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं यहाँ नहीं दे सकते हैं। तो बोले कहाँ दीजिएगा? हम आपके डेरा पर आएंगे। बोले आप तो हमारे डेरा पर आते ही। तो बोले कि किसी उतना गार्ड के बीच में हम नहीं दे सकते हैं। कल कुछ अनमोल रतन है क्या? अरे हम केवाड़ी लगा देते हैं, मेरे पैकेट में दे दीजिए ऐसा कुछ है तो। उन्होंने कहा है, लेकिन हम आपके डेरा पर ही देंगे, यहाँ तो हम दे नहीं सकते हैं। 2-4 दिन टाले, लेकिन वो बहुत ही आज्ञाकारी आदमी थे। हम उसकी बात को नहीं टाले और वो हमारे डेरा पर सिकंदर सर को लेकर के आ गए। आ तो गए, इस बिजनेस में फंस तो गए। हम उसको बोले, हम टॉस करते थे, पैसा हम रखते थे कि ये काम हमसे होगा कि नहीं होगा। अकेले में टॉस करते थे। अकेले जब टॉस किए तो बोले कि काम तो होने वाला नहीं है हमसे। टॉस में हम हार गए। उनको बोले देखिए हम जो 1200 रुपया दिए हैं सिकंदर सर को बोलिएगा वो हमको लौटा दें। यदि नहीं दे सकते हैं वो 1200 तो हम प्रणाम करते हैं और पैसा मांगने हमारे पास उनको लेकर के नहीं आइएगा। तुरंत उनको सर को फोन कर दिए। ज्योतिष सर के भाई अमित सर थे, वो पहुंच गए।
एक दिन ज्योति सर पहुंच गए, रवि सर आ गए, बोले क्या हुआ सुमन? बोले सर कोई करने नहीं काम, ये सब काम, ये सब ओल झोल फालतू फालतू सब। बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है सुमन जी, आप पेमेंट जमा कीजिए सब काम हो जाएगा, ये ओल झोल नहीं है। आप देखिए कि मैं कर रहा हूँ, देखिए ये ज्योति सर कर रहे हैं, देखिए इनका भाई कर रहा है, ये देखिए सिकंदर सर कर रहे हैं, ये सारे लोग काम कर रहे हैं। यदि ओल झोल होता तो हम लोग करते क्या? देखिए हम यहाँ पे आप मायागंज में आज नौकरी कर रहे हैं और इस बिजनेस की वजह से हम मायागंज नौकरी में 6000 का डाटा ऑपरेटर थे, मैं इस नौकरी को छोड़ दिया और इस बिजनेस को आज पूर्ण रूप से मैं कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास बहुत कुछ अचीवमेंट आ रहा है। अभी एक सप्ताह की इनकम मेरा देखिए 12000 हो गए, सिकंदर सर का देखिए 7000 हो गया है। फिर आपका इनकम क्यों नहीं हो सकता है? और आपके पास तो बहुत सारा लोग है, आपके बारे में मुझे पता चला कि आप रोज हॉस्पिटल आते हैं वो आदमी को दिखाने के लिए। बोले लोग तो है लेकिन जितना भी लोग है वो दुखिया है। बोले दुखिए लोगों का ये बिजनेस भी है। बोले दुखिया लोगों का ही बिजनेस है, अंबानी का बिजनेस नहीं है, टाटा का बिजनेस नहीं है। जो समाज में अमीर लोग हैं, जिसके पास कार, बोलेरो, स्कॉर्पियो, ट्रैक्टर, 5 बीघा 10 बीघा जमीन है, वैसे लोगों का ये बिजनेस भी नहीं है सुमन जी, ये दुखिया और गरीब लोगों का ही बिजनेस है। क्योंकि गरीब को चाहिए साइकिल, गरीब को चाहिए अच्छा वस्त्र, गरीब को चाहिए मोटरसाइकिल, गरीब को चाहिए अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था, गरीब को चाहिए अच्छा स्कूल अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। जिसके पास पैसा है वो तो माउंट एसिस में पढ़ा रहा है, होली फैमिली में पढ़ा रहा है, डीपीएस में पढ़ा रहा है। लेकिन मुझे बताइए गरीब लोग कहाँ पढ़ा रहा है? बोले सरकारी स्कूल में, आंगनबाड़ी में, खिचड़ी वाला स्कूल में पढ़ा रहा है। तो बोले उसको शौक है कि नहीं है? बोले किसको शौक नहीं होता है? तो बोले गरीब लोगों का ही बिजनेस है, उससे मिलिए आप, हम आपको मदद करेंगे, जहां तक होगा मदद आपको हम करेंगे, आप इस बिजनेस में आइए। इतना आदमी चला आवे तो भला ना कहा जा सकता है क्या? ना कह सकते। यदि 5 आदमी आपके पास चंदा मांगने आ जाए घर पर तो माफ के कहीं से भी निकाल के आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दोस्तों इतने सारे महागुरु जी पहुंच गए मेरे पास और मैं अल्ट्रासाउंड करके बोला कि रविवार को हम अल्ट्रासाउंड करने जाएंगे और कुछ पैसा हम देंगे, पूरा तो हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन वो राजू सर भी दिए, सिकंदर सर भी मेरा आईडी लगाने में पैसा दिए और हम जब अल्ट्रासाउंड करके आए तब जाकर के 7882 रुपया पूरा और मेरा आईडी लगा दोस्तों। उसके बाद मैं इस बिजनेस का कार्यक्रम शुरू कर दिया। नौकरी करते हुए मेरे पास भी 7800 रुपया नहीं था दोस्तों, लेकिन इस बिजनेस में जब आया तो लोगों का नाम जो सुनने के लिए मिलता है वही सुनने के लिए मिलता था। जब मैं गांव गया अच्छे अच्छे लोगों को मैं बताया और माँ जब सुनती थी बोलती थी तुम कौन धंधा शुरू कर दिया, खाएगा नहीं किया। सिकंदर सर को भी बोलती थी माँ तोरा कोनो काम नहीं मिले छो, मोन नहीं लगे छो, दोनों अभी तक भूखले छो। 12 बज गए, कहाँ चल गए दोनों टा, खाना भी ठंडा हो गए। और हम सर को बोलते थे सर अब तो मेरा नाइट ड्यूटी होगा, 3 बज गया, हम जाते हैं, आप सर यहीं पे रहिए, जो मिलेगा खाइएगा। और 2-4 लोग को जो बताए हैं मोनेगा तो ठीक है, नहीं मोनेगा तो कोई बात नहीं है सर, मेरे पास जो लोग हैं उसी लोग से तो हम मिलवा सकते हैं। ये सर नो ऐसा आप सब कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ऐसा ही मैंने भी कहा दोस्तों। और कहा जाता है अगवा जब तक नहीं रहेगा ठोस तब तक बड़ तुम्हारी ठोस हो नहीं सकता है। अगवा पे सारा डिपेंड करता है, वो कहीं न कहीं 19-20 बोल करके उसका शादी करवा देता है। बात सही है गलत है? लड़का का भी कुछ कमी है, लड़की में भी कुछ कमी है, दोनों कहता है कहीं कोई कमी नहीं है, बहुत सुंदर है, परिवार बढ़िया है, लड़की पढ़ा लिखा है, लड़का भी कुछ कमा रहा है और शादी हो जाती है। ये सुन लो, तो आप भी जब हम नहीं रहते तो सर को कितना टेढ़ डाल लो, ये सुन लो। लेकिन फिर भी सर जाते थे, फिर भी अकेले से फॉलो करने चले
मैंने जिनको भी ज्वाइन कराया, जिनको भी प्लान दिखाया, इस बिजनेस में वो व्यक्ति ज्वाइन तो कर गया, लेकिन मेरी नौकरी की वजह से मैं उस व्यक्ति को संभाल नहीं पाया। और सर अकेले कितना काम करते, सर का दोनों हैंड, कभी सर पीरपैंती जाते थे, सुल्तानगंज जाते थे, सुल्तानगंज से आते थे, घर आए, कपड़ा पहने, चेंज किए और खगड़िया चले जाते थे। मतलब यदि मेरा जिंदगी बैल का था तो सर का जिंदगी महा बैल का हो गया था मेरे कारण से। दोस्तों मैं 4-5 जोड़ रहा नहीं। दोस्तों बोले सर अब काम चलने वाला है, आपको पूर्णिया चलना पड़ेगा। चलेंगे। कटिहार चलना होगा, चलेंगे। कल कलकत्ता भी जाना होगा, चलेंगे। हम सोचते ही बहुत जीन आदमी से चक्कर पड़ गया। ये तो कहीं एक बार कहने के लिए तैयार नहीं, हम नहीं जाएंगे। और इनके चलते ड्यूटी से आते थे और घर नहीं जाते थे। भागलपुर में 7:30 बजे बस पकड़ के सर को लेकर के खगड़िया चले जाते थे। और वहां पे मेरी बहनों रहते हैं और बोलते चलिए उन्हीं के यहाँ खा पी लेंगे और शाम में रुक करके आप रखिएगा, हम ड्यूटी चले जाएंगे। मतलब ऐसी जिंदगी थी दोस्तों। लेकिन एक विश्वास था, एक विश्वास इस बात का था कि हम यदि इतने लोग इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। जब मैं वीडियो सर हमको दिखाते थे, एक मेरे पास लैपटॉप था बहुत पुराना, और कुंदन को मैंने कहा, मेरा छोटा भाई है, कुंदन को कहा कि मुझे लैपटॉप दे दो, कम से कम वीडियो वगैरह सब हम देखते रहेंगे। और वो लैपटॉप इन्होंने मुझे दिया और उस लैपटॉप से सर जो है तो पूरा प्लान फ्लॉप ट्रेनिंग मीटिंग सबको देते चले गए। और 2-4 लोग जुड़ते जुड़ते ऐसा हुआ कि सानू सर भी आ गए और इनके मित्र कुंदन जी भी आ गए सुल्तानगंज में। और कुंदन सुल्तानगंज से मिल करके दोनों, सानू और कुंदन जी मिल करके दोनों ने मुंगेर में टीम बना करके बहुत बड़ा काम कर दिया दोस्तों। और इनको एक दूत मिल गया, हम बोले मेरा पिंड छूट गया। हम सानू के कपार पे भार दे दिए कि हमारा कपार सर खोने न आए, इसका कपार खाते रहेंगे। yes or no? लेकिन कहा जाता है इतना जल्दी सेफ शॉप में सीनियर आपको छोड़ने वाला नहीं होता है। yes or no? तो कहीं न कहीं से आपको रगेट करके पकड़ेगा, क्योंकि वो सोचता है ये व्यक्ति इस बिजनेस में आया है, एक दिन हम उसको डायमंड बना करके छोड़ेंगे, डायमंड बना करके छोड़ेंगे। क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था इनसे, मैंने इस बिजनेस में लाने से पहले कहा था कि हम आपको साथ देंगे, सिर्फ आपको चलने की जरूरत है। दोस्तों मुझे भी लगता था कि 17,000 से 22,000, 22,000 से 33,000। ज्योति सर बोले कि कितना दिन और नौकरी कीजिएगा, कितना कुछ सैलरी बढ़ा क्या? बोले हाँ सर 17 से तो 22 हो गया। बोले तब आप नौकरी नहीं छोड़िएगा, हमको पता है। बोले सर क्या करें, नौकरी छोड़ने से तो नुकसान है, कुछ होता ही नहीं है सेफ शॉप में, खर्चे हो जाता है बहुत ज्यादा हमको। बोले तो टीम आपका बहुत दूर दूर है तो खर्चा तो होगा, लेकिन एक दिन समय आएगा, सूद 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 का सूद, उसका सूद, चक्रवृद्धि ब्याज का भी चक्रवृद्धि ब्याज आपको एक दिन सुमन यदि पकड़े रह गए, टिके रह गए तो जोड़ करके मिलेगा, जोड़ करके मिलेगा, जोड़ करके मिलेगा। दोस्तों वो जोड़ करके आज मिला या नहीं मिला? इतना मान सम्मान पूरे परिवार को, ये मान सम्मान क्या मुझे नौकरी में रिटायर करते तो मेरे समाज से, मेरे परिवार को, मेरे रिलेशन वाले को बुला करके मान सम्मान मिलता क्या दोस्तों? क्या इतना डिपार्टमेंट मेरे पास होता क्या दोस्तों? कुछ नहीं मिलता दोस्तों। बस एगो चादर, एगो छड़ी, 60 साल के बाद एगो छोटा सा VIP दे देता, एगो छत्ता दे देता, एगो जूता दे देता और कहता आप जाइए। और अब तो पेंशन भी नहीं है। जो कटा, मेरे मामा जी रिटायर किए हैं, बोले मामा जी पेंशन, बोले पेंशन क्या, जो मिला था उसमें 60% रख लिया, 40% दे रहा है। अब 40% में बांट दिया, 4,000-5,000 रुपया महीना चाय पानी पीने के लिए हमको दे रहा है। और सोच के देखिए दोस्तों, ये बिजनेस की ताकत है, ये सेफ शॉप की ताकत है, ये रॉयल डायमंड टीम की ताकत है, और हमारे ग्रेट मेंटर की ताकत है, जो किसी भी ज्वाइंट व्यक्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आज रॉयल डायमंड टीम पूरे हिंदुस्तान में ढक्के की चोट पे काम कर रहा है। और
मैं चाहता हूँ रॉयल डायमंड टीम का आज स्थापना दिवस भी है दोस्तों। मैं चाहता हूँ रॉयल डायमंड टीम का स्थापना दिवस के लिए अभी तक की सबसे जोरदार दोस्तों, सबसे जोरदार ताली दोस्तों, सबसे जोरदार ताली दोस्तों। और आज हमारे ग्रेट मेंटर फाउंडर लीडर के लिए अभी तक की सबसे शानदार, जबरदस्त और जानदार ताली दोस्तों, जानदार ताली दोस्तों। क्योंकि आज इन्होंने एक फाउंडरशिप का निर्माण किया और निर्माण करके संकल्प लिया कि सेल्स ऑफ इंडस्ट्रीज में रॉयल डायमंड टीम का नाम पूरे हिंदुस्तान में परचम फहराऊंगा, पूरे हिंदुस्तान में परचम फहराऊंगा। और मात्र 4 साल के अंतराल में रॉयल डायमंड टीम का नाम सेल्स ऑफ इंडस्ट्रीज में नंबर 1 पे रखा चला गया दोस्तों। नंबर 1 पे रॉयल डायमंड टीम का नाम रखा चला गया दोस्तों। ये हमारे दोनों तीनों जो ग्रेट मेंटर हैं और उनके साथ में सहयोगी जितने भी हैं वो भी आज फौलाद की तरह काम करते हैं दोस्तों। सिर्फ हम ही काम नहीं कर पाए क्योंकि मैं नौकरी लेके विवश था, लेकिन अब जो ये ताज दिए हैं दोस्तों, अब इसका लाज रखना है। और आज आप लोग हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहेंगे, इसका भी लाज रह जाएगा, मेरा भी रह जाएगा और पूरे टीम का लाज रह जाएगा दोस्तों। और महागुरु जी का भी मान सम्मान बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि जो जिम्मेदारी इन्होंने दिया उसको निर्वाहन करने का संकल्प आज मैं लेता हूं और वचन देता हूं कि जितने लोग मेरे साथ हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम अपलाइन की बात को मानते चले गए, ग्रेट मेंटर की बात को मानते चले गए तो सफल होने में आपको वक्त नहीं लगेगा। मुझे तो वक्त लग गया, लेकिन आपको 2 से 3 साल में डायमंड बना करके छोड़ूंगा दोस्तों। 2 से 3 साल में डायमंड बना करके। थैंक यू। और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज इस बिजनेस की वजह से अचीवमेंट की बात करूं तो कार भी है 10 लाख का, जो नौकरी करते कभी सोच नहीं सकते थे। विदेश से गया थाईलैंड दोस्तों, जो कभी नौकरी करते सोच नहीं सकते थे। और हिंदुस्तान में तो अच्छे अच्छे शहर में घूमता हूं। आज गोवा तो कभी आपका नैनीताल, कभी आपका इधर लतागोरी भूटान, ये सब चीज दोस्तों घूमने का मौका मिला, जो नौकरी रहते कभी मैं सोच था ही नहीं तो जाता कहां से, और सोच यदि था भी तो पैसा नहीं था दोस्तों, जाता कैसे दोस्तों। लेकिन आज सेल्स ऑफ में पैसा भी है, मान सम्मान भी है, देश विदेश का यात्रा भी है, पूरे परिवार के साथ घुमाती है दोस्तों। और 7 पीढ़ी को सुरक्षित करने का संकल्प भी कंपनी लिया है कि आने वाला समय नहीं, आज 2003 में श्याम सुंदर जी दुनिया में नहीं रहे दोस्तों, लेकिन आज तक उसके परिवार को 2 लाख सप्ताह रॉयल्टी जाते जा रहा दोस्तों। ये दुनिया में कहीं कोई नहीं दे सकता है जो सिर्फ ऑफ देने का काम करे दोस्तों। मैं चाहता हूं सभी लोग एक संकल्प ले, एक वचन दे कि अब हम नहीं रुकेंगे, अब हम नहीं रुकेंगे, हम डायमंड बनेंगे, डायमंड बनेंगे, 7 पीढ़ी को सुरक्षित रखेंगे, 7 पीढ़ी को सुरक्षित रखेंगे, अपने परिवार का मान सम्मान को बढ़ाएंगे, अपना मान सम्मान, अपने टीम के मान सम्मान को बढ़ाएंगे, रॉयल डायमंड टीम का झंडा पूरे हिंदुस्तान में लहराएंगे, और अपने महागुरु जी का नाम पूरे हिंदुस्तान में, रॉयल डायमंड टीम का नाम और सेल्स ऑफ इंडस्ट्रीज में रॉयल डायमंड टीम और सेल्स ऑफ के हमारे फाउंडर लीडर का नाम सितारों की तरह चमकते रहेगा दोस्तों। ये आज हम संकल्प लेते हैं, आज ये संकल्प लेते हैं, सारे लोग मुट्ठी एक बार कस ले, वचन देते हैं पक्का, अब हम नहीं रुकेंगे, अब हम डायमंड बनेंगे, डायमंड की लाइन लगा देंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो। थैंक यू सुमन सर के लिए फिर से एक जोड़ा